हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट जुलाई में होने जा रहा है, तो उसके लिए साइंस के जो सेशंस हैं मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ। उससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर चैनल में जो लाइव सेक्शन आता है, ठीक है, वीडियोस के बाद एक सेक्शन आता है शॉर्ट्स, उसके बाद होता है लाइव। उसमें आपको 2 वीडियोस मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये सेशन रिकॉर्डेड है, आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में डायरेक्ट वीडियोस में मिल जाएगा। और बाकी जो 2 सेशंस हैं वो लाइव में मिल जाएंगे और उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। तो वो दोनों सेशंस भी आप ज़रूर देख लें अगर आप सीटेट का पेपर 2 देने जा रहे हैं। बिकॉज हम यहाँ पर मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, यानी कि जो बार बार हर एग्जाम्स में क्वेश्चन साइंस के आते हैं उनको हम चैप्टर वाइज यहाँ पर कवर कर रहे हैं। और सबसे पहले हम फिजिक्स के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, चाहे आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा अगर आप सुपर टेट या फिर जून में होने वाले वीडियो की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप DSSS नेचुरल साइंस का एग्जाम देने वाले हैं, आपका साइंस मेन सब्जेक्ट है, चाहे वो यूपी TGT PGT में हो, तो भी ये सेशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम यहाँ पर पूछ रहे हैं, यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा पॉसिबल है हम इस सीरीज़ को चलाएंगे। बस आपके सपोर्ट की थोड़ी ज़रूरत है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पूरा सेशन आप देखा करें, एंड तक देखा करें। बस यही मुझे आपसे कहना था। बाकी अब आज का सेशन हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं। थोड़ी इन्फॉर्मेशन देनी थी सेशन के बारे में कि किन किन एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब फटाफट बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। स्क्रीन पर आपके आज का पहला क्वेश्चन आ चुका है। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। जो पेंडुलम वॉच होती है वो तीव्र गति से कब चल सकती है? ग्रीष्म ऋतु में, शीतकाल में, वर्षा ऋतु में या बसंत ऋतु में? आपको ये बताना है। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से कब चल सकती है? 4 ऑप्शन आपके पास है और आपको राइट आंसर यहाँ पर करना है। तो अगर 52 के राइट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि शीतकाल में, सर्दियों के टाइम पर, विंटर्स में जो पेंडुलम घड़ी होती है तेज गति से चलती है, जबकि धीमी गति से कब चलती है? ग्रीष्म ऋतु में, यानी कि गर्मियों में। तो ये इसका आंसर आपको क्लियर होगा कि जो पेंडुलम वॉच होती है वो शीतकाल यानी सर्दियों में तेज चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 53rd। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है ये आपको बताना है, ठीक है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है ये आपको बताना है। 53 का राइट आंसर क्या होगा? तो 53 के राइट आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। याद रखिएगा, इसकी यूनिट भी याद रखना। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, यूनिट क्या है? किलोमीटर पर सेकंड है। और कितना है पृथ्वी का पलायन वेग? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 54। 54 क्या आपसे कहता है? अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? अगर एक पर्टिकुलर स्पीड से, है ना, कोई हमारे पास वस्तु है, उसको किसी एक पर्टिकुलर स्पीड से अंतरिक्ष में, स्पेस में हम भेज रहे हैं, ठीक है, तो उस वस्तु का क्या होगा? वो अंतरिक्ष में चली जाएगी, वापस आ जाएगी, घूमने लगेगी या फट जाएगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर अनइम्पॉर्टेंट नहीं मिलेगा, सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए आपको इनका जो है आंसर याद कर लेना है अच्छे से। तो 54 का जो राइट आंसर होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वो पृथ्वी पर वस्तु क्या है? वापस आ जाएगी, पृथ्वी पर गिर जाएगी। अगर आप किसी वस्तु को किसी पर्टिकुलर वेग से, वेलोसिटी से अंतरिक्ष में फेंक रहे हैं तो वो वस्तु जो है पृथ्वी पर वापस आ जाएगी, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि चंद्रमा पर एटमॉस्फेयर नहीं है, वायुमंडल नहीं है। वो क्यों नहीं है? 4 ऑप्शन आपके पास है, इनको पढ़िए और अपना आंसर करिए और फिर उसको चेक करना जब मैं बताऊंगी कि आपका आंसर सही था या नहीं था। क्लियर है? चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का क्या कारण है? आपको क्या लगता है? इसका राइट आंसर करिएगा फटाफट से। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। क्या कहता है डी ऑप्शन?
चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण है कि इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम है। यानी कि देखो क्या होता है, जो गैस के अणु होते हैं ना चंद्रमा पर, उन गैस के अणु का पलायन वेग उसके मूल वेग से, ठीक है, उसके मूल वेग से क्या होता है, कम होता है। अगर ज़्यादा होता तो वायुमंडल होता, लेकिन पलायन वेग क्या है, उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम है। पलायन वेग क्या होता है, कम। ठीक है, बार बार मैं आपको यहाँ पर इस चीज़ को एनफोर्स करके बता रही हूँ जिससे आपको ठीक से समझ आए कि जो पलायन वेग है उसके वर्ग माध्य मूल से कम होने के कारण चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट कहता है बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है। कल के सेशन में हमने पढ़ा वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है, ये चीज़ें हमने पढ़ी। और आज हम पढ़ रहे हैं कि बॉल पेन जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपको बताना है। इसके राइट आंसर की बात करती हूँ तो ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्व बल, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स पर काम करता है बॉल पेन। याद रखिएगा जो बॉल पेन होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के सिद्धांत पर काम करता है, यानी कि गुरुत्वीय बल के कारण बॉल पेन को हम यूज़ कर पाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 57, किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है। किसी भी पिंड का जो वजन होता है, किसी वस्तु का जो वजन होता है वो किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है, गुरुत्वाकर्षण के केंद्र से, द्रव्यमान के, या उत्प्लावकता के केंद्र से। 57 का आपको राइट आंसर करना है। 57 के राइट आंसर की बात करूं, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों। किसी भी पिंड का जो वेट होता है, वजन होता है, वो उसके गुरुत्वाकर्षण और द्रव्यमान केंद्र से प्रतिक्रिया करके जो है वजन उसका बनता है। किसी भी पिंड का वजन कहाँ से प्रतिक्रिया करता है, किसके केंद्र से, गुरुत्वाकर्षण के भी और द्रव्यमान के भी। तो ये आपको क्वेश्चन जो है यहाँ पर याद रखना है। 57 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। 58 कहता है जब गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के अधीन परावलयी पथ में जाने वाला विस्फोटक आवरण फटता है तो उसके अंशों का द्रव्यमान केंद्र किस ओर संचालित होता है। क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। जब गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के अधीन परावलयी पथ में जाने वाला जो विस्फोटक आवरण है वो फट जाता है गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से, तो उसके अंश जो होते हैं उनका द्रव्यमान केंद्र वो किस ओर संचालित होगा, उसके अंशों का द्रव्यमान केंद्र किस ओर चलेगा, किस ओर संचालित होगा, ये आपको बताना है। 58 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अपना आंसर फटाफट से मार्क करिए, फिर मैं आपको इसका राइट आंसर बताती हूँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, मूल परावलयिक पथ के साथ साथ ही उसके अंशों का द्रव्यमान केंद्र संचालित होगा। ठीक है, उसके अंशों का जो द्रव्यमान केंद्र है वो मूल परावलयिक पथ के साथ साथ संचालित होगा। जो मूल पथ है उसका उसी के साथ साथ वो चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हो सकता है आपको क्वेश्चन कुछ ब्लर दिख रहा हो, बट डोंट वरी, मैं आपको यहाँ पर एक एक पॉइंट पढ़कर बता रही हूँ। क्वेश्चन 9, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है। एक सैटेलाइट होता है जिसको तुल्यकाली सैटेलाइट कहते हैं, तुल्यकाली उपग्रह, उसके परिक्रमण की अवधि कितनी होती है, कितनी अवधि में वो परिक्रमण करता है, कितनी अवधि में वो चक्कर लगाता है, जो तुल्यकाली उपग्रह होता है। तो 59 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, तुल्यकाली उपग्रह परिक्रमण की अवधि होती है 24 घंटे। याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना तुल्यकाली उपग्रह की जो परिक्रमण की अवधि होती है वो होती है 1 दिन, यानी कि 24 घंटे। दिन में पूछे तो 1 दिन और घंटों में पूछे समय में तो 24 घंटे होती है तुल्यकाली उपग्रह की परिक्रमण की अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। तुल्यकाली उपग्रह की परिक्रमण अवधि हमने देख ली 24 घंटे। अब उसकी जो तुल्यकाली उपग्रह है उसकी पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है, अप्रॉक्सीमेट आपको बताना है। उस उपग्रह की पृथ्वी की सतह से, यानी कि पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर वो उपग्रह होता है, यह आपको बताना है। 60 क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। बहुत क्वेश्चन हमें डिस्कस करने हैं, फटाफट से इसका आंसर आप मार्क कीजिए। तो 60 क्वेश्चन की मैं बात करूं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लगभग इसकी ऊंचाई पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर होती है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ये एग्जैक्ट नहीं है।
तो किसी भी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से जो ऊंचाई होती है वो लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। याद रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट कहता है पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसकी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है। क्यों? पैराशूट जो होता है वो धीरे धीरे नीचे आता है, आपने देखा होगा, लेकिन अगर हम उसी ऊंचाई से कुछ पत्थर फेंक दें, है ना, वो एकदम से धरती पर आकर गिर जाएगा। ऐसा क्यों होता है? अच्छा क्वेश्चन है, बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। 61 क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है ज़्यादा। पैराशूट तो देखा है ना, उसका पूरा एक जो एरिया है वो ज़्यादा है, तो वायु का जो प्रतिरोध है वो ज़्यादा है, वो वायु को ज़्यादा कट कर पाता है, इसलिए वो धीरे धीरे नीचे आता है। समझ गए? अब पत्थर तो छोटा सा है, उसका क्षेत्रफल ज़्यादा है नहीं, एकदम से नीचे गिर जाता है। लेकिन पैराशूट का आपने देखा है वो किस शेप में होता है, इसीलिए होता है क्योंकि उसका क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाए और वो वायु को ज़्यादा रेजिस्ट कर पाए, वायु को ज़्यादा रोक पाए, इसलिए ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 62 क्या कहता है? गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार ज़्यादा होता है, कम होता है, ज़ीरो होता है या चेंजेबल होता है, बताना है। गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार कैसा होता है? गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से वस्तु गिर रही है, ग्रेविटी के केस में कह रहा है कि एक वस्तु है वो मुक्त रूप से गिर रही है, तो वस्तु का जो भार है वो कैसा होगा? तो इस केस में जो वस्तु का भार होगा वो 0 होगा। याद रखना, ऑप्शन डी राइट आंसर है। ऑप्शन डी क्या है? राइट आंसर है 62 का ऑप्शन नंबर डी। गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का जो वेट होता है वो 0 होता है। गुरुत्व के अंदर कोई वस्तु अगर मुक्त रूप से गिर रही है तो उसका वेट 0 होगा। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि कैसी रहेगी? उतनी रहेगी, 0 हो जाएगी, बढ़ जाएगी या घट जाएगी, आपको बताना है। जब पेंडुलम को आप मून यानी कि चांद पर ले जाओगे तो उसकी समय अवधि में क्या डिफरेंस आएगा? अच्छा क्वेश्चन है, फिर से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 63 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। जब आप पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसकी समय अवधि बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। समझ गए? क्लियर है ये क्वेश्चन? जब आप पेंडुलम को ले जाओगे चांद पर तो उसकी समय अवधि बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कर दें। नेक्स्ट है 64। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है। जो एटमॉस्फेरिक हवा होती है, वायुमंडलीय हवा, उसको पृथ्वी पर रखा जाता है गुरुत्व के द्वारा, पवन के द्वारा, बादलों द्वारा या पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा। बताइए, वायुमंडलीय हवा को पृथ्वी पर हम कैसे रख सकते हैं? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको जानकर भी अच्छा लग रहा होगा। आई होप आप बोर नहीं हो रहे होंगे, इंटरेस्ट आपको आ रहा होगा इन क्वेश्चंस को पढ़ने में। तो वायुमंडलीय हवा को हम पृथ्वी पर रख सकते हैं किसके द्वारा? गुरुत्व के द्वारा। जी हाँ, ग्रेविटी के द्वारा ही वायुमंडलीय हवा को हम पृथ्वी पर रख सकते हैं। तो 64 का जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडलीय हवा को गुरुत्व के द्वारा पृथ्वी पर रखा जा सकता है। 65 क्वेश्चन की बात करते हैं। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की जो है सहायता करता है क्या करने में? तो ये आपको बताना है। कम काम करने में, कम बल का प्रयोग करके उतनी मात्रा में काम करने में, उतनी ही कम मात्रा में काम धीरे धीरे करने में, या उतनी मात्रा में काम अधिक तेज़ी से करने में साधारण यंत्र की बात हो रही है। वो व्यक्ति की कैसे सहायता कर सकता है? तो 65 क्वेश्चन के आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आंसर। साधारण यंत्र कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में हेल्प करता है। यानी आप फोर्स कम लगाओगे लेकिन जितना काम आपको चाहिए था उतनी ही क्वांटिटी में आपको काम मिल जाएगा। साधारण यंत्र का ये कार्य होता है। 66 क्वेश्चन की बात करते हैं। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वो गहरी सांस अंदर ले तो तराजू की रीडिंग में क्या चेंज आएगा? इतनी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, अलग अलग एग्जाम में कई बार, बहुत बार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। संवेदनशील तराजू पर एक व्यक्ति खड़ा है, उसने गहरी सांस ले ली तो तराजू की रीडिंग में क्या चेंज आएगा? फटाफट से इसका आंसर करिएगा। ये इस तरह के क्वेश्चन बार बार पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं। इस बार आप नहीं भूलेंगे, अच्छे से हम इसको समझ लेंगे। 66 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी।
भाई जब वो अपनी गहरी सांस लेगा उसके वेट में क्या आएगी, कमी आएगी, तराजू की रीडिंग क्या हो जाएगी, कम। जब व्यक्ति तराजू पे खड़ा है और उसने श्वास अंदर ले लिया, गहरी सांस ली है ना, तो रीडिंग कम हो जाएगी। ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं अब इसको कि रीडिंग क्या हो जाती है, कम। बल किसका गुणनफल है, फोर्स। क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला, फटाफट से बताइए। बल का फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फटाफट से इसका आंसर करना है। 67 का आंसर क्या होगा, तो 67 का आंसर होगा ऑप्शन बी। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, F इज इक्वल्स टू m इंटू ए। फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फॉर्मूला तो याद है, याद वैसे भी रखना, ये न्यूमेरिकल के रूप में भी आ सकता है और ऐसे भी। F इज इक्वल्स टू m में होता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऊर्जा संरक्षण का क्या आशय है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप में से बहुत लोगों को ये इजी लगेगा, लेकिन तब भी इस क्वेश्चन को बहुत लोग गलत कर देते हैं इजी होते हुए भी। अक्सर आपने देखा है कि किसी एग्जाम में आप टफ क्वेश्चंस को तो सही कर दोगे, लेकिन गलती से सही क्वेश्चन आपसे गलत हो जाता है। तो उनको भी आपको हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, हर क्वेश्चन को सीरियस होकर पढ़ना है, जिससे कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। ऊर्जा संरक्षण का क्या मतलब होता है, एनर्जी कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है, 68 का राइट आंसर क्या होगा, 68 का हो जाएगा डी। ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उसको ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है। उसको देखिए, जो ऊर्जा एनर्जी होती है, ना तो आप एनर्जी क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। एनर्जी यानी ऊर्जा को सिर्फ आप एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हो। जैसे आप कई बार देखते हो विद्युत ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं, इस तरह से। लेकिन आप ऊर्जा को कभी बना नहीं सकते और ना ही उसको मिटा सकते हो, विनाश कर सकते हो। ऊर्जा को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 69, वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन भी आ गया है। आपने विद्युत मोटर का नाम सुना है, उसमें क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। अब ये वायु शक्ति में पूछ रहा है कि वायु शक्ति में कौन सी ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से इसका आंसर करिए। तो वायु की बात आ रही है, तो वायु में कौन सी ऊर्जा होती है, कल पढ़ा था हमने क्वेश्चन कि वायु में कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा। तो वायु शक्ति में जो गतिज ऊर्जा होगी वो विद्युत ऊर्जा में बदलेगी। समझ लेना इस क्वेश्चन को, वायु में कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा, ये भी आपको याद रखना है। तो वायु शक्ति में गतिज ऊर्जा किस में चेंज होगी, विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की थी, फटाफट से बताइए। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की थी, विद्युत बल्ब की खोज किसने की है, फटाफट से आंसर मार्क करिएगा। तो आपको पता होगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको इसका आंसर पता होगा, थॉमस एडिसन, ठीक है। थॉमस एडिसन ने खोज की थी बल्ब की, टेरी एडिसन मत मार्क कर देना आप, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज थॉमस एडिसन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 71 क्वेश्चन, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कैसी होती है। घड़ी का जो स्प्रिंग होता है उसमें कैसी ऊर्जा है, गतिज, स्थितिज, ऊष्मीय या फिर रासायनिक ऊर्जा। घड़ी के स्प्रिंग में किस तरह की ऊर्जा होती है, तो जो घड़ी का स्प्रिंग होता है उसमें याद रखिएगा स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। क्लियर है, घड़ी के स्प्रिंग में कौन सी भंडारित ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है। 71 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 72 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे एक स्नेहक या लुब्रिकेंट के रूप में यूज करते हैं। इनमें से चारों में से किसको हम लुब्रिकेंट के रूप में यूज करते हैं, जिसको स्नेहक बोलते हैं। 4 ऑप्शन आपके पास है, 72 का आपको आंसर करना है। तो लुब्रिकेंट के रूप में जो यूज़ किया जाता है वो ग्रेफाइट का किया जाता है। 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज के सेशन के बाद हमारे 2 चैप्टर फिजिक्स के कंप्लीट हो जाएंगे। एक में हमने यूनिट्स पढ़े हैं और इसमें हम मैकेनिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा ऊष्मा और ऊष्मागतिकी, यानी कि हीट और थर्मोडायनामिक्स। और इन सब चैप्टर से हम सिर्फ वो क्वेश्चंस ले रहे हैं जो एग्जाम में बार बार आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो हर चीज़ आपकी कवर हो जाएगी, कुछ भी मिस नहीं होगी। बताइए, ये आपका क्लियर हो गया। लुब्रिकेंट के रूप में हम यूज़ करते हैं ग्रेफाइट का, याद रखना ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बल 6 कार्य बल है जिसका 6 हो सकता है, ठीक है। गुरुत्व बल, घर्षण बल,
स्थिर विद्युत बल या फिर चुंबकीय बल। तो निम्नलिखित में से कौन सा बल ऐसा है जो क्षयकारी बल है? तो जो क्षयकारी बल है वो है घर्षण बल। घर्षण बल का क्षय हो सकता है, ठीक है। घर्षण बल, कोई भी वस्तु पृथ्वी पर किसकी वजह से टिकी रहती है? घर्षण बल के कारण। तो घर्षण बल क्षयकारी बल होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। 74 क्वेश्चन। सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है? जब आप सड़क पर चल रहे हो तो बैलगाड़ी के पहियों की जो गति होगी वो किस टाइप की गति होती है, ये आपको बताना है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक तो इसमें घूर्णीय गति होती है, घूमते रहते हैं, तो एक तो ये क्लियर है, घूर्णीय गति होती है। सड़क पे चलते समय बैलगाड़ी के पहियों में एक तो घूर्णीय गति होती है और एक स्थानांतरीय गति होती है। याद रखिएगा, एक कौन सी गति होती है? स्थानांतरीय गति होती है। क्लियर है ये बात आपको? ऑप्शन नंबर सी 74 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण निम्नलिखित में से किस रूप में होते हैं? एक कोण होता है फ्रिक्शन और एक होता है रिपोज। फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण किस कंडीशन में होते हैं, एक दूसरे किस रूप में होते हैं, ये आपको बताना है। 75 का राइट आंसर क्या होगा? 75 का राइट आंसर होगा एक दूसरे के समान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण किस रूप में होते हैं? एक दूसरे के समान होते हैं। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। 76 क्वेश्चन कहता है पहिए में बॉल बेयरिंग का काम क्या है? आपने सुना होगा व्हील यानी कि पहिए में बॉल बेयरिंग लगाई जाती है, वो क्या करती है? बॉल बेयरिंग पहिए में क्या काम करती है, ये बताना है। 76 का राइट आंसर क्या होगा? तो बॉल बेयरिंग के काम की बात मैं अगर करूं तो वो क्या करती है? गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलती है। ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 76 का राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन। पहिए में बॉल बेयरिंग जो है वो गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलती है, जो पहिए के लिए सही रहता है, ठीक है। बॉल बेयरिंग क्या करती है? गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। पहला कथन है, एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है, और इसका कारण क्या दिया हुआ है कि यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग h परिवर्तित नहीं हो सकता। बताइए क्या दोनों सही हैं या फिर इनमें से कोई एक सही है, ये आपको बताना है। 77 क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। 77, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। समझिए, एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर अगर आप खड़े हो तो एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने आप को गति में ला सकता है, वरना उसमें गति आएगी नहीं अगर वो कुछ ना करे। अगर वो सीटी बजाएगा तो उसमें मोशन आ जाएगा, गति आ जाएगी। इसका कारण ये जो है पढ़ो ही मत, क्योंकि इसका कारण है नहीं, पर हाँ ये जो खुद में बात है वो सही है। क्या कहा है कि यदि किसी तंत्र पे कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी वस्तु पर नहीं लग रहा है तो उसका संवेग परिवर्तित नहीं होगा, संवेग उसका चेंज ही नहीं होगा, मोमेंटम चेंज ही नहीं होगा जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। तो क्लियर है, बातें दोनों ठीक है, लेकिन वो दूसरा उसका कारण नहीं है। 78 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों होता है? ये क्वेश्चन अगर आप साइंस के एस्पिरेंट हैं, आपने एग्जाम दिया है या कहीं क्वेश्चंस पढ़े हैं, तो आपको देखने को मिल ही गया होगा। बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि सड़क पे चलने की अपेक्षा बर्फ पे चलना कठिन या मुश्किल क्यों है। 78, तो 78 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। हम कहीं भी स्टेबल तभी तक रह सकते हैं जब तक वहाँ पर घर्षण है, और जितना ज़्यादा घर्षण होगा उस पर हम आसानी से चल पाएंगे, और जहाँ घर्षण कम होगा वहाँ आसानी से हम नहीं चल पाएंगे। तो सीधी सी बात है, बर्फ़ पर घर्षण कम होता है, सड़क पर ज़्यादा होता है, तो सड़क पर हम आसानी से चल पाते हैं। 79 क्वेश्चन फिर से कथन और निष्कर्ष का है। 79 कहता है, भरी हुई बैलगाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। एक तो भरी हुई बैलगाड़ी है, ठीक है, उसको अगर हम चलाना है तो उसको आवश्यक ताकत से ज़्यादा ताकत लेके धक्का मारना पड़ता है। क्यों? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं और इसका राइट आंसर आपको बताना है 79 क्वेश्चन का। तो 79 के राइट आंसर की मैं बात करूँ, ऑप्शन सी सही होगा। एक बार गाड़ी चल पड़ने पर घर्षण कम होता है,
अगर एक भरी हुई गाड़ी खड़ी है तो ज़्यादा उस पर धक्का, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर वो ऑलरेडी चल रही है तो ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार जब गाड़ी चल जाती है तो घर्षण हो जाता है कम। एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम हो जाता है। तो क्या बोला था कि भरी हुई बैलगाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि चलने के बाद घर्षण हो जाता है कम। 80 क्वेश्चन की बात करेंगे। 80 कहता है कि एक व्यक्ति कार में विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया क्या है, आ रही है। बैठा है व्यक्ति। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा। एक कार में व्यक्ति विराम अवस्था में बैठा है, कार के पहियों की प्रतिक्रिया क्या है, चारों की आर है। जब कार सीधी चलेगी समतल सड़क पर तो जो आगे के पहिए होंगे उनमें प्रतिक्रिया में क्या चेंज आएगा, ये पूछ रहा है। 80 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। क्या राइट आंसर होगा इसका 80 का, होगा ऑप्शन नंबर बी, ये आर से कम हो जाएगा। जो प्रतिक्रिया होगी अगले वाले पहियों की, जब वो कार सीधी चलेगी समतल तो आगे वाले पहियों की जो प्रतिक्रिया होगी, पहले आर थी हर एक पहिए की, तो आर से कम हो जाएगी। ये आपको याद रखना है। जब गाड़ी चलने लगेगी सीधी समतल पर तो उसकी प्रतिक्रिया आर क्या हो जाएगी, कम। 81 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 81 कहता है लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। लोहे का गोला पारे पर तो तैर सकता है, लेकिन अगर आप उसको पानी में डालोगे तो वो डूब जाएगा। ऐसा क्यों होता है, कारण दिया है, लोहे का अपेक्षित घनत्व पारद के घनत्व से ज़्यादा है। लोहे का घनत्व पारद के घनत्व से ज़्यादा है, इसलिए ऊपर ही तैरता रहता है। कारण और कथन सब दिया है, बताना है कौन सा सही आंसर है 81 का। तो 81 का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ए सही है, आर गलत है। ए सही है, आर गलत है। लोहे का गोला पारे पे तैरता है लेकिन पानी में डूब जाता है, सही बात है। लोहे का अपेक्षित घनत्व पारद के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है, नहीं कम होता है, तभी तो वो तैरता रहता है। लेकिन पानी के घनत्व से लोहे का घनत्व ज़्यादा है, इसलिए वो डूब जाता है। समझ गए बात, क्लियर हो गई। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 कहता है लोहे की कील पारे पर तैरती है, पानी में डूब जाती है। भाई सेम कारण है, लोहे की कील को आप पारे पर, ठीक है, डालोगे तो वो तैरेगी लेकिन पानी में डूब जाएगी। ऐसा क्यों होता है, अब इसका आंसर आपको सही करना है 82 का। तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैंने क्या बोला, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है, पारे से कम है, तो जिससे हमारा घनत्व कम होगा वो तैरेगा और जिसका घनत्व ज़्यादा है वो डूब जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, लोहे की डेंसिटी पानी से ज़्यादा है इसलिए पानी में वो डूब रहा है, और पारे से कम है तो वो उसके ऊपर तैरता रहता है। क्लियर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 83 क्वेश्चन। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी, क्या महसूस होता है जब आप कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हो तो आपको क्या महसूस होता है कि बाल्टी में क्या लग रहा है, ज़्यादा भारी हो गई है, हल्की हो गई है, क्या हो गया। 83 का राइट आंसर आपको करना है। 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई। जैसे पानी से बाहर आती है बाल्टी तो हमें लगता है कि भारी हो गई है, ठीक है। जब आपको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कुएं से पानी की बाल्टी ऊपर आप खींचते हो, आपको महसूस होता है कि जैसे ही पानी की सतह से ऊपर बाल्टी आई वो क्या हो गई, भारी हो गई। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 83 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। 84 कहता है एक भारहीन गुब्बारा है, 200 ग्राम उसमें जल भरा है, तो जल में कितना भार होगा। 84 का आंसर करिए, 84 का आंसर करिए। जल में, इसका जल में कितना भार होगा ये आपसे पूछा है। भारहीन गुब्बारा है, 200 ग्राम जल भरा गया है, तो उसका जल में भार कितना है, गुब्बारे का जल में भार कितना है आपको ये बताना है। तो उसका भाई गुब्बारे का जल में भार होगा वो होगा 0, 0। क्लियर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 85 क्वेश्चन। 85 कहता है बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है। बादल वायुमंडल एटमॉस्फेयर में तैरते रहते हैं, क्यों तैरते हैं, उनके क्या कम होने के कारण, ताप, दाब, वेग और घनत्व। कोई चीज़ कब तैरती है, कोई चीज़ कब तैरती है, जब उस कहीं पर भी कोई चीज़ तब तैरेगी जब उसका घनत्व जहाँ पर वो है उससे कम होगा। तो बिल्कुल घनत्व पर ये चीज़ डिपेंड करती है। बादल वायुमंडल में तैरते हैं क्योंकि उनका घनत्व कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है। ये समुद्र है, कोई आइसबर्ग है, इसमें प्लवन कर रहा है, कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होगा। तो कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है, 1/10।
10 में से 1 भाग उसका ऊपर होगा, 9 भाग नीचे होगा। समझ गए इस बात को? कोई आइसबर्ग का भाग समुद्र की सतह पर प्लवन कर रहा है तो उसका कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होगा? तो ऊपर होगा 1/10, तो नीचे कितना होगा? 9/10 भाग। ठीक है, 1/10 भाग उसका समुद्र की सतह से ऊपर होता है। 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 87 कहता है पानी के ग्लास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 100 ऑफ टाइम्स ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम में देखा है, अलग अलग एग्जाम्स में ये पूछा गया है कि बर्फ का टुकड़ा अगर आपने पानी में डाल दिया और जब वो पिघल गया, पानी बन गया, तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पानी बाहर निकल जाएगा, पानी कम हो जाएगा, या नो चेंज? बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा 87 का रहेगा सी, उतना ही रहेगा। भाई जब आपने उस बर्फ़ के टुकड़े को ग्लास में डाल दिया, उसने पहले ही अपनी स्पेस एक्वायर कर ली है, पहले उसने अपनी वॉल्यूम एक्वायर कर ली है, तो जब वो पिघल जाएगा तब भी वो उतनी स्पेस में रहेगा। क्लियर है? तो जब भी बर्फ़ का टुकड़ा पानी में पिघल जाएगा, उस पानी के स्तर में कोई भी बदलाव नहीं होगा। 88 क्वेश्चन क्या कहता है? जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या कंडीशन होती है? ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। जब कोई जहाज नदी से सागर में जा रहा है ना, कम पानी के स्तर से ज़्यादा पानी के स्तर में जा रहा है, तो क्या चेंज होता है? तो वह कुछ ऊपर उठता है। जब भी कोई जहाज नदी से जा रहा है सागर में, ठीक है, तो वो क्या होगा? थोड़ा सा ऊपर उठेगा, वो जहाज थोड़ा सा ऊपर उठेगा। ये आप बात ध्यान रखना। कितनी बार एग्जाम में आया देख रहे हैं आप? और ये तो कुछ ही एग्जाम्स के नाम लिखे हैं, बहुत एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो जहाज जो है थोड़ा ऊपर उठेगा जब वो सागर में जाएगा नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर तैरता है, क्यों? बताओ। एक अगर आप घनत्व समझ गए ना, डेंसिटी क्या होती है, तो आप ये सारे क्वेश्चन कर पाओगे। 89 का आंसर बताओ। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर क्यों तैरता रहता है? 89। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि जिसका घनत्व कम होगा वो ऊपर ही रह जाएगा और ज़्यादा होगा तो नीचे। इसका मतलब मिट्टी के तेल का घनत्व पानी से कम है, मिट्टी के तेल का घनत्व पानी के घनत्व से कम है, इसलिए वो ऊपर तैर रहा है। ज़्यादा होता तो नीचे चला जाता। क्लियर है बात? नेक्स्ट पर चलते हैं। बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, एग्जाम्स में पूछे गए हैं बार बार। 90 क्वेश्चन कहता है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कितना होता है? 90 का आंसर करिए। साबुन के बुलबुले के अंदर का जो प्रेशर यानी कि दाब होता है, साबुन में बुलबुले उठते हैं तो उनके अंदर का जो दाब होता है वो कैसा होता है, ये आपको बताना है। वायुमंडलीय दाब से कैसा होता है, ज़्यादा, कम, बराबर, आधा, ये आपको बताना है। 90 क्वेश्चन का राइट आंसर। तो 90 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। साबुन के बुलबुले के अंदर का जो प्रेशर है वो वायुमंडलीय दाब से ज़्यादा है। याद रखना, साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब है वो वायुमंडलीय दाब से ज़्यादा है, अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 कहता है यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को, साबुन के बुलबुले ले लिए और वो ले लिए जिनका व्यास अलग अलग है, उनको एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाएंगे तो क्या होगा? साबुन के 2 अलग अलग व्यास के बुलबुले हमने लिए और एक नली के द्वारा उनको संपर्क में लाया तो क्या घटित होगा? इन चारों में से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, 91 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। जो व्यास जिसका कम होगा, जो छोटा बुलबुला होगा वो और छोटा हो जाएगा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। व्यास अलग अलग है ना उनका, एक का ज़्यादा होगा एक का कम, तो जिसका कम व्यास होगा वो और कम हो जाएगा और ज़्यादा वाले का ज़्यादा, यानी कि छोटा और छोटा हो जाएगा, बड़ा और बड़ा हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 92 क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डालते हैं तो पृष्ठ तनाव में क्या चेंज आता है? सरफेस टेंशन बोलते हैं पृष्ठ तनाव को इंग्लिश में, ठीक है। तो जब भी आप शुद्ध जल में डिटर्जेंट डालते हैं तो पृष्ठ तनाव में क्या चेंज आता है, ये आपको बताना है, ठीक है। बताइए जल्दी से। 92 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, घट जाता है। यानी कि जब भी आप प्योर वाटर में डिटर्जेंट डालोगे तो उस पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, ठीक। पृष्ठ तनाव, उसका जो सरफेस है, सरफेस टेंशन, वो कम हो जाएगा जब आप जल में क्या डालोगे? डिटर्जेंट डालोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 की बात करते हैं। एक वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का क्या कारण है? देख रहे हो कितनी बार आया है क्वेश्चन, आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन कितनी बार आया है? 93, इससे भी ज़्यादा बार आया है। तो एक वर्षा की जो बूंद होती है वो गोल होती है,
पृष्ठ तनाव के कारण, याद रखना। 93 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। क्लियर है? कोई आपको यहाँ पर डाउट नहीं रहना चाहिए। आज के सेशन में हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। सो आज के सेशन में हमने 52 से लेकर 93 क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं, 52 नंबर से 93 तक। ठीक है, 41 क्वेश्चंस आज के सेशन में हमने डिस्कस करे हैं और आई होप आपको बहुत कुछ इन क्वेश्चन से सीखने को मिला होगा। और अगर आपको सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं अगर आपको अच्छी लगी है तो। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन मिल जाए, इधर उधर से वीडियो आपको ना देखना पड़े। डायरेक्टली नोटिफिकेशन मिल जाएगी अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है और बेल आइकन को प्रेस किया है। और जाने से पहले इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। डेली क्लासेस चल रही हैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीटेट के लिए और उस हर एग्जाम के लिए जहाँ पर साइंस आता है, तो कोई भी क्लास आप मिस ना करें, पढ़ते रहिए। कोई डाउट्स हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ठीक है, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इससे पहले की जो 2 क्लासेस हैं उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, उनको भी आप ज़रूर देख लेना। पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।